नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ बिहार की, और बिहार का, और ये पहला दिन है बिहार का, और जो महाबोधि टेम्पल से शुरू हो रहा है। गया आने पर ऐसा लगा जैसे कि मैं नेपाल में हूँ, क्योंकि जब मैं नेपाल में गया था फरवरी में, तो सेम ऐसे ही सिनेरियो था। सब कुछ ऐसे बादल भी थे, ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से नेपाल में आ गया हूँ। बट अच्छा है, यहाँ बिहार सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। से गया स्टेशन से, गया जंक्शन से महाबोधि टेम्पल तक बहुत ही अच्छा रोड है, बहुत ही साफ़ सुथरा रोड है। गंदगी उतनी ज़्यादा नहीं है और सड़कों में गड्ढे भी नहीं है। ये सरकाज़म नहीं है, बट दिस इज़ ट्रूथ। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ। बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे ये किसी देश का, मे भी शायद ये दलाई लामा का रेजिडेंस है। जब वो आते हैं तो यहीं रहते हैं, और सब कुछ अगर कहा जाए तो बहुत सही है यहाँ पर, ना कोई कमी नज़र नहीं आती है। जैसे आप सड़कें भी बहुत ज़्यादा साफ़ हैं। तो और एक चीज़ है, यहाँ पर बेगर्स बहुत ज़्यादा हैं, भिखारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई सारे यहाँ पर जो बौद्ध मठ हैं जो दूसरे देशों के भी है, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, इन सब के रोज़ वो सब खाना खिलाते हैं फ्री में। तो यहाँ पर भिखारी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं और बैठते हैं। और खैर मेरा भी वही काम एक तरीके से आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी दिन मैं बिहार में हूँ, या फिर बिहार में क्या, जितने दिन में मैं ये यात्रा कर रहा हूँ जिसका नाम विवास है, उतने दिन मैं खुद ही मांग कर घर घर से खाऊंगा, शेल्टर लूँगा रात में रुकने के लिए। तो एक तरीके से बोल सकते हैं मैं भी वही हूँ। इधर दिस इज़ टिबेटन टेम्पल। सुंदर तो भाई बहुत बन। देखिए उधर लिखा ना, दलाई लामा भारतीय प्राचीन विद्या केंद्र बोधगया द्वारा आयोजित प्रथम भारतीय अखिल भारतीय संगोष्ठी। तो ये टिबेटन और वो देखिए, ये वही जगह है जहाँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, और उसके बाद बिहार की और सबकी पूरी ध्वजा ही बदल गई। और सच कहूँ तो बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है कि उस जगह पर आकर, जहाँ खुद भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। और फाहियान के जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, या फिर ह्वेनसांग के भी जब टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो उसमें ये पता चलता है कि इस जगह पर केवल भगवान गौतम बुद्ध ने ही नहीं, बल्कि उनसे पहले वत्स्य बुद्ध थे, ककुसंद बुद्ध थे, और कोणागमन बुद्ध ने भी इसी निरंजना नदी, यानी जिसका नाम आज फल्गु है, उसके किनारे ज्ञान प्राप्त किया था। और अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ टू फाइन, बहुत अच्छा है। ये 2500 साल पुराना मंदिर, जिसे सर्वप्रथम अशोक ने बनवाया था, लेकिन तब फिर बाद में गुप्ता रूलर्स ने इसको फिर से इरेक्ट करवाया। और ये वही सेम मंदिर है जो गुप्ता रूलर्स ने बनवाया था। और फिर अलेक्जेंडर कनिंघम का आपको योगदान पढ़ना चाहिए कि उन्होंने कैसे इसको फिर से इसको एक तरीके से स्थापित किया। अंदर से मिलते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैं महाबोधि टेम्पल से दर्शन करके आ चुका हूँ, और आगे उसके बारे में बात करेंगे। पहले ये देखिए, यहाँ कई सारे बुद्धिस्ट एनजीओ हैं जो भंते लोगों को और जो गरीब दुखिया हैं उनको खाना प्रोवाइड कराते हैं, और ये डेली बेसिस पे होता है। यहाँ नाश्ता भी मिलता है एंड इवन लंच भी मिलता है। डिनर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, हो सकता है मिलता ही हो, क्योंकि जब ब्रेकफास्ट एंड दे रहे हैं तो उनको भी प्रोवाइड करते होंगे। एंड मुझे ये 2 प्लेट नाश्ता मिला और एक तरबूज़ मिला है। ये मैं पहले से जानता था, हो सकता है कि ये लोग प्रोवाइड कराएँ, और यही भोजन करके मैं फिर सुजाता स्तूप पे मैं निकल जाऊंगा, और फिर वहाँ मिलते हैं आपसे। महाबोधि टेम्पल की ये बात कर रहा था कि जैसा कि वो एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट प्लेस है, इवन बुद्धिस्ट प्लेस ना बोला जाए तो अभी एक टूरिस्ट प्लेस बोल सकते हैं, पिलग्रिमेज साइट है, जहाँ हज़ारों सालों से पिलग्रिमेज होता आ रहा है। बात ये है कि जैसा उसका रख रखाव होना चाहिए वैसा सरकार रख नहीं रही है। कई जगह पर कई सारी चीज़ें टूटी हुई हैं, और बहुत सारी जगह तो वहाँ पर गंदी पड़ी हुई हैं। कोई भी रख रखाव नहीं है जैसा कि एक पर्यटन स्थल होना चाहिए।
वो भी इतना बड़ा पिलग्रिमेज साइट जहाँ लगभग कभी विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या जिस धर्म को मानने वाली थी वो वहाँ पर आकर अपना पिलग्रिमेज करते थे। जहाँ ह्वेनसांग आए, इत्सिंग आए, हाइचो आए, ह्वेनसांग आए, पाहियान आए, इन सब ने जहाँ आकर उस स्थान को देखा, जैसा वर्णन किया, आज ऐसा वैसा है नहीं बिल्कुल। ये दुख होता है एज ए इंडियन कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट, वेदर इट बी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही नाकाम हैं महाबोधि टेम्पल को संरक्षित करने में। बिल्कुल भी मतलब सब ठीक है लेकिन उस लेवल का है नहीं जितना होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, जैसे अदर पिलग्रिमेज साइट्स होती हैं। लाइक अगर हम मुस्लिमों को देखें तो हज जहाँ जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, कैसा बना रखा है। बात यह है कि भारत की पहचान ही बुद्ध की बात होना शुरू हुई, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अब कई लोग उस पर एतराज़ भी करेंगे, लेकिन जहाँ तक बात की एकदम सही है। क्यों? क्योंकि जब आप उनके टेक्स्ट पढ़ेंगे, फाहियान के टेक्स्ट पढ़ेंगे, ह्वेनसांग के, हाइचो के, इन सब पे जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, रीज़न क्या है इसके पीछे बोलने का। तो यही गुजारिश है कि कम से कम उस स्थान को तो सही रखें जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करके दुनिया को इतना अच्छा संदेश दिया, विपश्यना दी, विपश्यना को रीडिस्कवर किया। और इतना ही नहीं, भारत का एकमात्र यही एक धर्म बचा हुआ है जो कि इंटरनेशनल है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय है, एकमात्र ही है जहाँ के लगभग एशिया में, जहाँ एशिया ऐसी भूमि है जहाँ लगभग सभी धर्मों ने जन्म लिया, वहाँ उन बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया और उन्हीं का ही ज्ञान स्थली ऐसा उपेक्षित पड़ा हुआ है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जैसा है। आप लोग यहाँ आइए और बहुत ही शांतिपूर्ण जगह, बहुत शांतिपूर्ण, ऐसी जगह, इतनी शांतिपूर्ण जगह वैसे मिलती नहीं है। और एक सच में एक अलग सी वाइब्रेशन आती है जब आप विपश्यना करने वहाँ बैठेंगे तो आपको महसूस होता है वाइब्रेशंस, ऐसा नहीं है कि नहीं महसूस होती है। ये एक बात थी। दूसरी बात, यहाँ मैंने कई सारे अपंगों को देखा जिनको तिब्बत के बौद्धों ने उस ट्राईसाइकिल गिफ्ट की थी और उसका वो लुत्फ़ उठा रहे थे, अच्छे से चल फिर पा रहे थे। और यहाँ लगभग रोज़ 7 बजे, 7 या 7:30 बजे रोज़ नाश्ता मिलता है। तो वहाँ पर भी मुझे नाश्ता प्रोवाइड किया गया और मैंने उनको बताया कि ऐसी सी बात है। इवन मैंने उनको डायरेक्टली बताया भी नहीं। वहीं महाबोधि टेम्पल में एक भंते जी मिले, मैंने उनसे कहा कि यहाँ कहीं फ्री खाना मिलेगा, फिर नाश्ता मिलेगा। तो उन्होंने बोला रुको बाबू, हम लोग भी चलते हैं, फिर आप उनके साथ चलिए, हमारे साथ चलिएगा, आपको मिल जाएगा। तो मिला मेरे को। मैंने 2 जगह से नाश्ता किया। मैं भरपेट खाना खाकर सुजाता स्तूप की तरफ जा रहा हूँ पैदल, और फल्गु नदी यानी निरंजना नदी को पार करते हुए। फिर वहाँ देखते हैं कैसा क्या है। तब तक के लिए शुभ हो। यहाँ कुछ बिहार सरकार का काम अच्छा लगता है, क्योंकि मैं सुजाता स्तूप की तरफ से जा रहा हूँ महाबोधि टेम्पल से। निरंजना नदी यानी फल्गु नदी को पार करके अभी जा रहा हूँ सुजाता स्तूप। और आप रोड देख सकते हैं। और जैसा कि मेरे हॉस्टल में मेरे कई सारे दोस्त जो बिहार के हैं, उन्होंने बताया भी था कि बिहार में गांव-गांव में सड़कें पहुंच चुकी हैं। और ऐसा मुझे लगता है कि हो सकता है एक्सेप्शन भी हो, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल प्लेस है जहां टूरिस्ट आते हैं, बुद्धिस्ट लोग आते हैं, तो शायद इसलिए बना रखा हो। लेकिन ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें यहाँ ठीक हैं और उतना पता लगता नहीं कि हाँ ये सच में बिहार ही है। कि लोगों के अंदर ये परसेप्शन है बिहार को लेकर कि बहुत ही पुअर स्टेट है। ऐसा लगता नहीं है जब आप बोध गया आते हैं या फिर गया ज़िले में आते हैं। अभी आगे जैसे बढ़ते जाएंगे नवादा में, राजगीर में, शायद ऐसे देखने को मिले, क्योंकि अभी मैं कस्बे में हूँ, तो कस्बे में शायद इतना पता ना चलता हो। और इस जो आगे आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर ईंटों का, यही जो है सुजाता स्तूप है, जिसे फर्स्ट टाइम सम्राट अशोक ने बनवाया था। 1 मिनट, ये अभी तो टेम्पो जा रहा है, उसके पार आप देखेंगे तो उस सुजाता स्तूप है। और जस्ट आप इसके आसपास देखेंगे तो घर है। मुझे यहाँ के लोगों की एक चीज़ समझ में नहीं आती, सरकारों की, चलो ठीक है लोगों ने
रेजिडेंस अपने बना रखे हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता। हटाया जो ऐसे भी जा सकता है, जब राम मंदिर के लिए हटाया जा सकता है, इसके लिए क्यों नहीं हटाया जा सकता। बट आई एम नॉट सपोर्ट टू कि इसको हटाया जाए। बट बात यह है कि इनको कहीं अलग जगह विस्थापित कर लिया जाए, क्योंकि ये लगभग 2300 साल पुराना सुजाता कोठी है। और वही सुजाता, ये सुजाता का घर है। सुजाता वो महिला थी जिन्होंने गौतम बुद्ध को खीर या फिर जिसे इंग्लिश में मिल्क राइस कहते हैं वो प्रोवाइड किया था। और ये शायद उनका ये घर है, और जहाँ उन्होंने किया था वो अलग जगह है। अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे जैसे आप प्राग बोधि टेम्पल जो है, प्राग बोधि से जैसे जैसे आप आप पाएंगे कि जो बुद्ध थे वो उस साइड से चल चल के इस साइड गए, जो कि अभी महाबोधि टेम्पल है। तो ये सुजाता का घर है। और जो ईंटें आप देख रहे हैं वो ईंट 2300 साल पुरानी है, और भारत के सबसे महान राजा सम्राट अशोक ने इसको बनवाया था। चलिए अंदर से देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। ये देखिए जैसा कि लिखा गया है। फर्स्ट मैं ये बता दूं कि आप यहाँ पर आएंगे तो मुझे जहाँ तक लगता है शायद एंट्री फ्री है, क्योंकि यहाँ पर कोई है भी नहीं। और जो ऑफिस है शायद उधर है, वो एक इंसान उधर, मैं जूम नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑन है, तो उधर हैं। और ये आप पढ़ सकते हैं कि यह स्तूप सुजाता नामक उस स्त्री के निवास स्थल को चिरस्मरणीय बनाने के उद्देश्य से निर्मित किया गया था, जिसने भगवान बुद्ध को खीर का भोग कराया था। आगे बताएंगे तो उत्खनन से प्राप्त 8वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख से होती है, जिसमें देवपाल राजस्य सुजाता गृह अंकित है। सन 1973 से 1974 ईस्वी तथा पुनः 2001 से 2006 ईस्वी में ASI द्वारा कराए गए उत्खनन से चारों प्रधान दिशाओं में एकाएक उक्त वृत्ताकार द्विमेधी स्तूप अनावृत हुआ है, जिसका निर्माण गुप्त काल से पाल युग के मध्य 3 चरणों में किया गया था। इसका प्रदक्षिण पथ काष्ठ वेदिका से घिरा था। मूल स्वरूप में पूरी संरचना द्वारा परचूना प्लास्टर का लेप था। उत्खनन से प्राप्त कुछ पुरा सामग्री की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संचालित बोधगया संग्रहालय में दर्शकों के अवलोकनार्थ प्रदर्शित किया गया है। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि ये जो है इसमें जैसे ASI बता रही है कि ये पाल डायनेस्टी एंड गुप्त डायनेस्टी द्वारा बनवाया गया है, लेकिन कई हिस्टोरियंस का मानना ये है कि इसे फर्स्ट टाइम जो है सम्राट अशोक ने बनवाया था इन द कमेमोरेंस ऑफ सुजाता। जैसा कि आपको पता चला है कि सुजाता वही स्त्री थी जिन्होंने भगवान बुद्ध को खीर अर्पित किया था। बात इसके पीछे ये है कि ये उनका निवास स्थान था। ये वो जगह नहीं है जहाँ पर उनको खीर खिलाया गया था। जब वो जगह मैं जाऊँगा फिर मैं बताऊँगा इस चीज़ को। और आप इधर देख सकते हैं एक लड़की जो है छोटी से वो घास काट रही है। शायद यहाँ पर फन ना आता हो, और नहीं आता हो फिर भी ठीक ही है, क्योंकि वो जो लड़की है अपने गाय वाय के लिए गाय भैंस के लिए काट रही है, ठीक ही है। और ओवरऑल प्लेस बहुत ही सीरीन है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा है। ये स्तूप है। और कैन सी फर्श भी अच्छा है, मेंटेन अच्छा किया गया है। लेकिन यही सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ की है कि आसपास के जो इलाके जैसे इंक्रोचमेंट का रखा हुआ ऐसा लगता है। ये लगता ही नहीं है कि जैसे अभी आप जब लौरिया नंदनगढ़ जाएंगे या फिर लौरिया अरेराज जाएंगे, फिर तो वहाँ ऐसा देखने को मिलता है। उससे भी बड़ी चीज़ दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप जो है केसरिया स्तूप है, वहाँ जब आप देखेंगे फिर तो अजब ही उसका हाल है, क्योंकि इस टाइप का इंक्रोचमेंट जो है बड़ा अजीब है। और बात यह है कि ASI जो है, ASI के रूल में है कि कहीं भी अगर ASI ने उसको प्रोटेक्टेड एरिया है बाई ASI, तो वहाँ उसके 200 मीटर के अंदर में आप कुछ बना नहीं सकते। खैर ये शायद पहले से बने हुए होंगे, इसलिए आप देख सकते हैं कि जैसे ये सुजाता स्तूप है और ये इसकी रेलिंग है। इसके बाहर भी हमें उस काल के कुछ ईंटें दिखाई देते हैं, जैसे लाइक ये। बात ये है कि सब ने लगभग पाल डायनेस्टी के हों या गुप्त डायनेस्टी के, चाहे मौर्य डायनेस्टी के हों, सब ने अपनी एक अलग अलग साइज़ की ईंट बनवाई थी,
जैसे ये, अब ये जो ईंट है वो अशोक मौर्य के ईंटों से अलग होगा, गुप्त काल के अलग से होंगे। तो पता कैसे चलता है कि कौन से काल में कैसे बना था? जैसे अब आप देखेंगे इस वाले ब्रिक की साइज़ जो है वो इस वाले ब्रिक की साइज़ इस वाले ब्रिक से मिलती नहीं है। तो अब जो ये वाला जो ब्रिक है, आप पता लगाएंगे कि किस काल का बना हुआ है या फिर किस राजा द्वारा ये ऐसे ईंट की माप चलाई गई थी। तो हमें पता चलेगा कि जिस काल में अलग अलग है तो पता चल जाएगा कहाँ कि ये पुराना है, ये नया है। और वैसे भी पता चला तो जो नीचे जितना जाएगा उतना ही पुराना है, ऊपर की संरचना उतनी ही नहीं होती जाएगी। और ये देखिए आप, वहाँ तक है और बहुत ही खूबसूरत है, जैसा होना चाहिए वैसा है। काबिल तारीफ़ है कि प्रोटेक्टेड एरिया है ये भाई, ऐसा ही और अच्छे से संरक्षित कर रखा है, बुरा नहीं कहा जा सकता है। और ये लार्ज स्तूप है, छोटा मोटा नहीं है ये, काफ़ी ठीक ठाक है, सुंदर बहुत है, बहुत सुंदर। ये आसपास का इलाका ये लोकल रेजिडेंस है। एक चीज़ यहाँ देख कर आने को मिलती है, ताड़ के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं बिहार में, ताड़ के और बांस के। जैसे जैसे आप पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, हाजीपुर में जाएंगे को इतना ज़्यादा देखने को मिलेगा बांस के पेड़, इतने ज़्यादा बांस के पेड़। मैं विपश्यना करके आ रहा था नेपाल से, तो वहाँ से आ रहा था रक्सौल से, इतने ज़्यादा बांस के पेड़ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे जितना मैंने रक्सौल से छपरा तक देखा। बहुत ही ज़्यादा बांस के पेड़ थे। कल्चरली इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि जो बुद्ध का स्थान था वो अक्सर बांस के पेड़ को बांस के पेड़ के नीचे ही होता था। वेणुवन आपने सुना ही होगा अगर हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी, क्योंकि बिंबिसार ने उनको एक वेणु मतलब होता है बांस और वन मतलब आप जानते ही हैं, गिफ्ट किया था। और बिहार जो है, आप अगर माइन्यूटली उसको देखेंगे, क्रिटिकली एंड माइन्यूटली, तो आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी कि बिहार के कई सारे जो कल्चर हैं, इवन हैबिट्स टिल डेट आज भी बुद्धिज़्म से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा प्रभावित है। जब आप कभी अच्छे हिस्टोरियंस की किताब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, या फिर आप खुद ही जब रिसर्च करेंगे तो पाएंगे। ये देखिए कुछ हैं, ये घूम रहे हैं, का बाबू ठीक बा? हाँ, ये कौन स्थान बा? सुजाता के रहा सुजाता? सुजातागढ़। सुजाता के रहनी? सुजाता कौन थी? अच्छा बाबू, आपका नाम क्या है? ऋषि। ऋषि। घूमिए घूमिए, इधर उधर थूकिएगा मत। तो दे आर वेरी फॉर्चुनेट कि वो ऐसा घूम रहे हैं फ्री में, उस हिस्टोरिकली प्लेस के बाहर ही रह रहे हैं और हम लोग बाहर से आकर यहाँ कुछ क्षण के लिए देख कर चले जाएंगे, उनकी ज़िंदगी यहीं बीत रही है। सही है यार, ये बहुत सही है। नमस्कार आप सभी को। पिछले साल फाहियान की डायरी पढ़ते हुए मुझे एक ख्याल आया कि क्यों ना मुझे भी अपने भारत की यात्रा करनी चाहिए। जैसा कि उस डायरी में पता चला कि कैसे फाहियान चीन से 6 सालों तक चल चल के भारत नालंदा यूनिवर्सिटी आया, महाविहार आया, महावीर मीन्स महाबोधि टेम्पल आया,
प्रागबोधि आया, यहाँ पीछे में मेरे सुजाता स्तूप है, वहाँ आए। तो मुझे ख्याल आया क्यों ना मुझे भी एक ऐसी यात्रा करनी चाहिए बिफोर गोइंग टू इन प्रोफेशनलिज्म, बिफोर गोइंग टू इन लिटिगेशन, जो भारत के असल इतिहास को जानने में मददगार हो। तो मैंने ये सोचा कि मुझे भी बिहार की यात्रा करनी चाहिए। बिहार मीन्स मैं महाबोधि टेम्पल से लुम्बिनी तक यात्रा करूँगा। लोगों के मन में प्रश्न आएगा क्यों महाबोधि टेम्पल ही क्यों, लुम्बिनी ही क्यों? तो आंसर इसका ये है कि क्रिटिकली मैं बोल रहा हूँ कि जितना भी मैंने हिस्ट्री पढ़ा है, जितना भी मैं अंदर तक जा सका हूँ हिस्ट्री में, मैंने बुद्धिज़्म का जितना इन्फ्लुएंस ऑल ओवर एशिया, ऑल ओवर इंडिया पाया है, उतना किसी भी फ़िलॉसफ़ी का नहीं पाया है। चाहे मैं हिंसा की डायरी पढ़ूँ, चाहे हाइचो की पढ़ूँ, चाहे इत सिंह की पढ़ूँ, चाहे धर्मस्वामिन की पढ़ूँ, चाहे फाहियान की पढ़ूँ, तो मुझे एक अजीब सा गौरव महसूस होता है कि मैं उस देश का निवासी हूँ जहाँ बुद्धों ने जन्म लिया और जिनका प्रताप ऐसा था कि चीन से, कोरिया से, थाईलैंड से लोग चल चल कर यहाँ एडमिशन लेने आते थे, पढ़ाई करते थे। और मज़े की बात है वो केवल ऐसे लोग हैं जिनकी डायरी प्राप्त हुई है। ऐसे कई लोग थे, ऐसे कई ट्रैवलर्स थे जिन्होंने डायरी मेंटेन ही नहीं की होगी या उनकी डायरी मिली नहीं होगी। तो उस गौरव का पार्ट बनने के लिए, हिस्सा बनने के लिए मैंने भी सोचा क्यों ना मुझे भी एक ऐसी यात्रा करनी चाहिए जो महाबोधि टेम्पल से शुरू होकर लुम्बिनी में अंत हो और वो पैदल यात्रा हो। अब आप सोचेंगे पैदल यात्रा तो रहेगा बंदा कहाँ, खाएगा क्या? कम्प्लीटली भिक्षा पे, मैं भीख मांग कर खाऊँगा जितने भी दिन मेरी यात्रा चलेगी। और रात में रुकने का ये है कि किसी की जगह मैं शेल्टर मांग लूँगा, नहीं मिलेगा तो गांव में कोई फेमस जगह होगी वहाँ सो लूँगा, कहीं कोई मंदिर होगा वहीं अपनी अंगोछी डाल कर सो जाऊँगा। इसकी मुझे चिंता नहीं है, खाने को मिल जाएगा। जैसे कि आज सुबह ही में जब मैं महाबोधि टेम्पल आया तो मुझे खाने को मिला, सुबह सुबह नाश्ता करके, अच्छा था, बहुत अच्छा था। इवन मैंने कुछ तो अपने बैग में भी रखा है। और दूसरा रीज़न ये था कि ये मेरा 3rd ईयर चल रहा है, 2nd ईयर का मैंने एग्ज़ामिनेशन दिया है। नेक्स्ट ईयर एडवोकेसी में जाऊंगा, लिटिगेशन में जाऊंगा और उसके बाद ज़िंदगी इतनी बंधी हो जाएगी कि मैं खुद भी बता नहीं सकता कि क्या होगा मेरे साथ। तो आप इसे समझ सकते हैं कि आज़ाद ज़िंदगी की एक आखिरी पारी में खेल रहा हूँ। और इस बहुत ही थैंकफुल हूँ अपनी फैमिली का जिन्होंने इस बात को समझा और मेरे को जाने का अलाउ किया। माँ बाप के अंदर तो डर तो होता है कि बंदा जा रहा है, बच्चा जा रहा है पैदल, वो भी खैर कोई बात नहीं, नेचर भी इसमें साथ दे रहा है कि बादल है, उतनी गर्मी नहीं है, हवा मध्यम मध्यम चल रही है और बाकी सब बहुत ही अच्छा है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी घर से निकलिए। ज़िंदगी केवल शादी करना, खाकर, बच्चे पैदा कर मर जाने के लिए नहीं है, इसके आगे भी ज़िंदगी है। आप लोग घूमिए भारत को। मैं तो पैदल निकल चुका हूँ। और एक ख़ास बात ये रहेगी कि मैं इसका व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक रिकॉर्ड रहेगा मेरे पास कि हाँ मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसी यात्रा की थी जो पैदल थी और पूरी एडवेंचरस थी। फिर प्राइवेट करने से मतलब क्या है, हमने किया, लोग देखें पब्लिक करने पर, वो भी इन्फ्लुएंस हो। जितने भी देखें, 50 साल जो भी देखें, आई डोंट केयर अबाउट इट। जितने भी देखें वो भी भारत घूमें, अपने स्वर्णिम इतिहास को जाने। और जो व्लॉग आएगा वो ऐसा है कि वो एडिटेड नहीं होगा, बिल्कुल भी एडिटेड नहीं होगा, क्योंकि ना मुझे इतना टाइम मिलेगा और ना मैं इतना एडिट करने बैठूँगा क्योंकि बहुत बोरिंग काम लगता है मुझे। तो वो जो सब कुछ भी होगा वो पूरा का पूरा अनएडिटेड होगा, पूरा ऐसा लगेगा कि नेचुरल है। और यही मेरे मोबाइल का कैमरा है, वही से रिकॉर्ड होगा, बिल्कुल भी अनएडिटेड। जैसी आवाज़ जो भी है सब कुछ ओरिजिनल होगा। और ये जो मेरी यात्रा है उसका मैंने नाम रखा है विवास। विवास एक पाली शब्द है जिसका अर्थ ये होता है कि किसी महान कार्य के लिए या फिर किसी धम्म यात्रा के लिए घर से निकलना। तो एक तरीके से ये विवास ही है। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई बॉर्न इन इंडिया, द लैंड ऑफ बुद्धा। और आज मैं बोध गया में आया हूँ, बिहार में आया हूँ, जो असल मायनों में ज्ञान की धरती है। और मेरे पीछे सुजाता स्तूप है, वही सुजाता जिन्होंने बुद्ध को खीर अर्पित किया था। यही जानकारी आपको देनी थी। धन्यवाद।
एक बात और, जो वीडियो मैं डालूँगा वो अनएडिटेड होगी कम्प्लीटली, कुछ भी एडिट नहीं करूँगा मैं। जो भी आप सुनेंगे, चाहे वो बाइक की आवाज़ हो चाहे मेरी आवाज़ हो, सब ओरिजिनल होगा। मैं अपना समय वेस्ट नहीं करूँगा कि मैं उसको एडिट करूँ, और मुझे बड़ा बोरिंग काम लगता है। तो सब कुछ, जैसे मेरी पिछली जो वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, वो सारी चीज़ें अनएडिटेड थी। ये व्लॉग भी, ये यात्रा भी अनएडिटेड होगी, कुछ भी एडिट नहीं करूँगा मैं, जो भी रहेगा ओरिजिनल रहेगा। तो थैंक यू। ये सुजाता टेम्पल है। सुजाता टेम्पल वही टेम्पल है जहाँ पर सुजाता ने गौतम बुद्ध को खीर अर्पण किया था। और ये बहुत अच्छा मंदिर बन रखा है यहाँ पर, जिसका नाम ही है सुजाता टेम्पल। बहुत ही सीरीन पैलेस है, बहुत ही ठंडी जगह है, मतलब गर्मी है बट इतना ज़्यादा गर्मी लगता नहीं है। बहुत ही शांति प्रिय और कूल जगह है यार ये बहुत। अब ये देखो ना, सुजाता टेम्पल, बकरौर, बोध गया, ये वही जगह है। बात यह है कि ये जो जगह बसी हुई है, जैसे आप जब मैप पर देखेंगे तो ये जो जगह बसी हुई है, बकरौर जो जगह है, वो ऐसी जगह पर है कि जो फल्गु रिवर है वो दो हिस्से में बढ़ जाती है। तो ये कह सकते हो आप एक आइलैंड की तरह है, ये रिवर आइलैंड की तरह है, वहाँ पर बसा हुआ है ये। अब बात ये है कि उधर जो है, उधर गौतम बुद्ध रहते थे, उधर प्राग बोधि एक केव है, अभी मैं वहाँ पर लेकर चलूँगा आपको। तो प्राग बोधि वही केव है जहाँ उन्होंने अपने शरीर को एकदम गला दिया था कि मतलब वो बोलते हैं ना कि हफ्ते 6-6 महीने में एकदम इतना खाना कम कर दिया था कि उन्होंने चावल के एक दाने पर रहना शुरू कर दिया था। तो जब वो एकदम तंग आ गए, तंग आकर उन्होंने क्या किया, उधर प्राग बोधि केव से चल कर यहाँ पहुँचे, फल्गु रिवर पार करके यहाँ पहुँचे। और जबकि अभी मैंने आपको दिखाया भी कि फल्गु छिछली नदी है जिसमें पानी साल भर रहता ही नहीं है। तो हुआ ये कि इधर फल्गु नदी पार कर रहे थे, पार नहीं किया जा सका क्योंकि एकदम बहुत ही ज़्यादा एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था उनकी हो गई थी कि बहुत ही कम पानी था फल्गु में, लेकिन उसको भी वो पार ना कर सके। तो थक हार कर यहाँ कर बैठ गए, तो बहुत दुविधा में थे। सांझ हो रही थी। आपको मैंने भी सुजाता का निवास स्थान दिखाया, तो वहाँ से सुजाता जो है कोई मनौती नौती मानी रही होंगी कि मेरा ये पूरा हो जाएगा तो मैं साधु संतों को खिलाऊंगी, किसी देवता को खिलाऊंगी। शाम का समय था, वो बैठे रहे होंगे इसी पेड़ के नीचे। तो सुजाता ने समझा होगा कि ये जो पेड़ के देवता हैं वो आज प्रकट हो गए। तो उन्होंने वहाँ पर खीर अर्पित किया। खीर मतलब उस टाइम पर चीनी चलती नहीं थी। जो पूर्वांचल के होंगे, बिहार के होंगे उनको एक डिश होती है वहाँ पर, पता होगा, मीठा भात होता है। मीठा भात मीन्स चावल को गुड़ में पकाते हैं तो मीठा हो जाता है। तो उनको उन्होंने ऑफ़र किया, यानी सुजाता ने गौतम बुद्ध को ऑफ़र किया, तो उनमें खाकर थोड़ी शक्ति आई। फिर वही प्रण करके उठे, वही खाना खाकर उठे कि अब चाहे जो हो जाए, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ, मैं तब तक नहीं हिलूँगा जब तक मुझे बुद्धत्व प्राप्त ना हो जाए। इसके बाद वो यहीं से सीधे गए महाबोधि टेम्पल, फल्गु रिवर का पहला हिस्सा क्रॉस करके, जो कि आज महाबोधि टेम्पल है, वहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये वही जगह है जहाँ सुजाता माता ने गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी। और बहुत ही रखा है, वैसे यहाँ पर बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व कर रखा है, बहुत ही खूब। ये देखिए आप, ये वोटिव स्तूप है, वोटिव स्तूप है। और बात ये है कि जैसे कि उधर शिव मंदिर है, आप यहाँ बौद्ध परंपरा और हिंदू धर्म का एक अच्छा समागम देखेंगे कि यहाँ पर बुद्धिस्ट भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, और दोनों का समन्वय बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत है। और दोनों राजी खुशी हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि इस सिंदूर लगाया गया है, ये जाहिर सी बात हिंदुओं ने लगाया होगा, तो का भी पर्व है। और इधर सुजाता माता हैं, इधर बुद्ध हैं, और ये उनकी चरण पादुका है। और विश्व में चरण पादुका सबसे पहले इन्हीं की बनी थी। कहा जाता है कि पटना में सम्राट अशोक ने बहुत बड़ा चरण पादुका बनवाया था, जो कि आज किसी मंदिर में वहाँ पर है। और बहुत ही अच्छी जगह है ये, बहुत ही सीरीन प्लेस है। और शायद भी कुछ लोग कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे पल्लियाँ वल्लियाँ रखी हैं। ये देखिए, ये शायद कुछ सिंहली में लिखा हुआ। सिंहली श्रीलंका की भाषा को कहते हैं, जो कि सिंघल देश उसका नाम है था, सीलोन। और ये इंग्लिश में है
डोनेटेड बाय उचित स्वे द खिन विन फैमिली, नंबर 44 सियासिन रोड बाहान यांगून म्यांमार। ये म्यांमार की किसी फैमिली ने ये इतना मंदिर बनवाया है। तो यही मैं चीज़ आपको बोल रहा था कि बुद्धिज़्म ने दुनिया को इतना इन्फ्लुएंस किया है कि आप देख सकते हैं कि म्यांमार के एक फैमिली ने इनको डोनेट किया है। और अभी जस्ट महीने पहले एक न्यूज़ आई थी कि यहीं बोध गया में ही मलेशिया के बौद्धों ने लगभग 100 घर भिखारियों को बना कर दिए पक्के, वो भी बहुत मस्त। तो आप देख सकते हैं। और मैंने आपको अभी बताया भी था कि जो भी अपंग हैं उनके लिए ट्राईसाइकिल यानी विकलांगों की जो गाड़ी होती है उसको डोनेट किया था तिब्बतन बुद्धिस्टों ने। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप देख सकते हैं। You can say that there is too much tourist and the local people are greeting them in their Hello. hi. Yes. Where- So I'm the Myanmar. You from Myanmar? Yeah. How's India? Sorry? How's India? How's I live India. Oh yes, I'm Nalanda University. I'm the Nalanda University students. New in Nalanda University. Yeah, Rasgi. You know? Yeah. I'll go there. Yeah. तो देखा ये नालंदा जो कि नई यूनिवर्सिटी बनी है वो उसमें पढ़ते हैं। Nice to meet you. आपने भी देखा कि वो प्लेस जहाँ पर सुजाता ने गौतम बुद्ध को खीर दिया था, अभी मैं जा रहा हूँ। एक खीर स्तूप नाम की जगह है। वो जगह शायद सम्राट अशोक ने या किसी अनदर रूलर ने उसको इरेक्ट करवाया होगा। एक स्तूप है कमोमेरेट में। बहुत शॉकिंग चीज़ देखने को मिली अभी, आप भी शॉक जाएंगे। लेट मी, वो आपको एक डोम जैसा दिख रहा है, ये माउंड, यकीन मानिए वो वही स्तूप है, खीर स्तूप। माउंड पड़ा हुआ है। समझ सकते हैं आप कैसे यहाँ की खुद की सरकार, यहाँ के खुद के लोग अपनी हिस्ट्री को ग्लोरीफाई नहीं करते हैं। ग्लोरीफाई करने का उसको खुदवाते तक नहीं। ये माउंट पड़ा हुआ है, वही खीर स्तूप है। समझ सकते हैं आप इस चीज़ को। पता नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों पर्यटन स्थल बना के रखी है, ASI क्यों बन रखा है। देयर इज़ नो नीड, प्लीज़ मैनेज इट, देयर इज़ नथिंग यूज ऑफ इट। ये पीपल ट्री है और ये इधर ये स्तूप है, ये माउंड है, ये वही स्तूप है जिसे किसी सम्राट ने बनवाया होगा इस याद में कि खीर ऑफ़र की गई थी सुजाता के द्वारा। और मैं ऐसे नहीं फेंक रहा कि माउंट देखकर बोल रहा हूँ। और एक चीज़ आपको एविडेंस दिखाता हूँ मैं। ये जो ईंटें आप देख रहे हो, ये मॉडर्न ईंटें नहीं है, ये सब ये पुरानी ईंटें हैं सब। अभी मैंने आपको जस्ट पिछले वीडियो में दिखाया था सुजाता स्तूप पे कि आजकल की ईंटें पुरानी ईंटों से अलग होती हैं, मेज़रमेंट अलग होता है, चौड़ाई अलग होती है, लंबाई अलग होती है। ये देखिए आप, उखड़ नहीं रहा ना, अभी मैं दिखाता आपको। ये जो माउंड है ये खीर स्तूप है। और क्या भ्रष्ट सरकारों का खेल है कि वो जो है इरेक्ट नहीं करवाती। ये पीपल ट्री है, ये पुराना मंदिर यहाँ बना हुआ, वो भी जर्जर अवस्था में है। क्या ही कह सकते हैं। बाहर जाकर यहाँ के PM जो सबको बताते हैं हम डेमोक्रेसी के लैंड से आते हैं, वी कम फ्रॉम लैंड ऑफ बुद्धा, बट रियलिटी इज़ वी कम फ्रॉम द लैंड ऑफ डिस्ट्रॉयर्स और डिस्ट्रॉय देयर ओन हिस्ट्री। रियलिटी इज़ दैट। मन एकदम बिगड़ जाता है जब, क्या कहें यार, निशब्द हूँ मैं। आगे देखते रहिए, अभी और कुछ देखना आप लोगों को बाकी है। वो हिल देख रहे हैं आप, वो हिल का नाम है प्रागबोधि केव। प्रागबोधि केव हिंदी में कहे तो प्रागबोधि गुहा या गुफा वही जगह है जहाँ गौतम बुद्ध रहा करते थे ज्ञान प्राप्त होने से पहले। और ये बीच में जो आपको रेगिस्तान सा दिख रहा है वो फल्गु रिवर है। जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया कि जो हिस्सा है बकरौर जहाँ सुजाता ने जन्म लिया, जहाँ उनको खीर खिलाया गया, वो एक आइलैंड की तरह है। वहाँ फल्गु रिवर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है।
पानी नहीं है यार, एकदम ही पानी नहीं है। और अभी मैं जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जहाँ बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र बहा दिया था फल्गु रिवर में, उस जगह पे मैं जा रहा हूँ। और ये पूरी एकदम ट्रेल है, दिस इज़ ए ट्रेल। ट्रेल मीन्स पगडंडी, और ये बीच में नहर है, उधर जो है फल्गु रिवर है, और वो माउंट जो दिख रहा है सुंदर सा, वो है प्राग बोधि केव। तो मैं आपको अजपाल निग्रोधा पे मिलता हूँ। अजपाल निग्रोधा वही जगह है जहाँ बुद्ध ने अपना बेगिंग बोल फ्लोट कर दिया था। सो मिलते हैं। दादा, आपका ये घर इतना छोटा क्यों है? घर इतना छोटा क्यों है? आप मतलब ऐसे रह रहे हैं फल्गु नदी के किनारे? नहीं है यार, जितना रहेगा उतना नहीं बनेगा ना। तो मतलब ज़मीन नहीं है एकदम? नहीं, मतलब गरीबी यहाँ बहुत है। हम बहुत है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, तो गरीबी यहाँ बहुत है। बहुत गरीबी है। ऐसा लड़का बच्चा भी रह रहा है, देखिए। हाँ देखिए, लड़का लड़का है, सब चंगन है। तो गरीबी जरूरी है कि बैठते तो कुछ खाने के मिलता है, थोड़ा था मिलता है, कमाता है तब लेता है, रहता है। तो कौन जात हैं आप? हम मांझी। मांझी। तो यहाँ मांझियों को दबाया जाता है? हाँ मांझी जी, तो कहाँ दे रहा है कोई? मांझियों को बाबू यहाँ दबाया जाता है? दबाया जा रहा है। बड़े बड़े लोग कहाँ दाब देता है ना। आप पढ़ल हैं तो आप दबा दिया कि मिलता है नहीं, सरकार से पैसा कितना लेता है, पेंशन अपन मिलता खा है, जाता है। पेंशन भी दबा देता है। तो ये सरकार घर देती है, तो मिला था कि नहीं आपको? सरकार घर देती है, कॉलोनी मिला था आपको? कॉलोनी हमारा नहीं मिला। नहीं हमारे मिला। ये फिर देखिए सरकार की तरह कैसे आवाज़ पहुंच जाए तो मदद हो जाए आप लोगों का। यहाँ तक कि ये देखिए कि ये जो शायद नल ही दान में मिला था ना, ये अरे मतलब दान है वो। ये देखिए ये जो नल भी दिया गया है वो वियतनाम के बौद्धों ने दिया है। मतलब यहाँ की सरकार कुछ करती भी नहीं है यहाँ के लोगों के लिए। ये घर देखिए आप, ये घर है, कहीं चौकी है इधर। ये हमको लगता नहीं है कि घर भी कहा जाना चाहिए। अगर यही घर है तो फिर और जो महलों में रहते हैं वो क्या है फिर? अगर घर की परिभाषा ही यही है तो बाकी फिर क्या है? ये कुश काट कर लेकर आ रहे हैं और ये इसको छाएंगे। और ये सिल लोढ़ा आप देख रहे होंगे इधर, यहीं खाना बनता है, यहीं रहते हैं लोग। और हमको एक बार आंधी कस के आ जाए तो उड़ जाएगा ये। और ये जस्ट ये एकदम फल्गु नदी के किनारे ही बसा हुआ है, एकदम फल्गु नदी के किनारे, कुछ है ही नहीं, बर्बाद जगह है एकदम से। ये बच्चे शायद ये जो ताड़ काट कर लेकर आए हैं और यही जीवन निर्वाह है इनका, कुछ नहीं कहा जा सकता है। वो जो दादा बैठे थे उनका नाम रघुवीर था और अभी उन्होंने बताया कि उनके पास खेत भी नहीं है। खेत मीन्स बताया 1 कट्ठा 2 कट्ठा। 1 कट्ठा 2 कट्ठा मतलब 1 कट्ठा यहाँ 1360 स्क्वायर फीट का होता है। 2 कट्ठा मान लीजिए, इसका दुगना कर दीजिए। तो सच्चाई यही है कि मैक्सिमम जनता के पास खाने को कुछ नहीं है। और यही भारत है, यही कुछ लोग महान भारत कहते हैं, भरपेट भारत कहते हैं। सच्चाई ये है कि अधिकतर भारत का जो है पेट भरा ही नहीं है, या मैं कहूँ तो वो अधपेट ही सो जाते हैं, अधिपेट ही सो जाते हैं। क्या कहा जाए यार, अभी तो सच्चाई है। और आपको देखिए आज तो पहला दिन है, देखिए क्या क्या होता है आगे। पीछे जो घर दिख रहा है वहाँ भी मुझे खाना मिला है और ये फर्स्ट टाइम है कि मैं भीख मांग कर खाया हूँ और मिल भी गया मेरे को। पीछे बहुत अच्छे सब थे, खाना दिया, रास्ता भी बता रहे कि ऐसे ऐसे करके जाओ
और मैंने तुरंत बोला कि मेरे को खाना चाहिए। दे एग्रीड एंड दे ऑफर्ड मी फूड, और बड़ा अच्छा ही खाना दिया। आधी थाली भर के चावल और दूध दही भी पूछ रहे थे, बट मैंने गले तक खा लिया है। खैर चलना ही है। पीछे दादा आ रहे हैं। आइए दादा, आप भी कुछ बोल दीजिए। आइए आइए, बिहार के बारे में कुछ बताइए ना। यार बिहार के बारे में क्या बताऊँ, कैसे लोग रहते हैं, क्या रहन सहन है? रहन सहन ठीक है ना। थोड़ा यहाँ गरीबी है बिहार में। अच्छा, गरीबी है। हाँ, थोड़ा गरीबी है बिहार में, है ना। खेत बाड़ी कैसा है? खेत बाड़ी देखिए यही सब है। बुरा ना माने हाँ तो आपकी जात क्या है पूछें? हाँ, पूछिए। क्या है आपकी जात? हम पासवान हैं। पासवान है। तो पासवान लोगों को यहाँ खेत बाड़ी होता है कुछ? हाँ हाँ, करते हैं कि। अच्छा, खेत बाड़ी है। हाँ, खेत बाड़ी है। देख तो रहे हैं बहुत पीछे गरीबी है। कैसे तब मिटेगा यहाँ की गरीबी? कैसे बिहार जो है और राज्यों के साथ आएगा? तो वोट सोच समझ कर दिया करिए आप। हाँ हाँ। ये बताइए, सरकारी योजना चला रही है, आप आयुष्मान कार्ड नाम सुने हैं? यहाँ है, बनवा लिए हैं? बनवा लिए। बहुत बढ़िया किए हैं दादा। बनवा लिए, 5 लाख वाला ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, बनवा लिए। तो चिराग पासवान को सपोर्ट करते हैं आप? हाँ 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 हाँ। हाँ। लेकिन हम लोग ये पता नहीं कि कौन डॉक्टर है अच्छा। ना। ये पता नहीं चल रहा है कि कौन डॉक्टर जैसे आयुष्मान कार्ड के जैसे इलाज करता है। ये हमको पता नहीं है कि कौन। वहाँ नहीं लगाया जाता है, इसको बोला जाता है। अच्छा अच्छा, ये पता नहीं है कौन डॉक्टर जैसे आयुष्मान कार्ड के जैसे इलाज करता है सर। जैसे हम बताते हैं कि आप कोई भी डॉक्टर, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जहां आयुष्मान कार्ड सपोर्ट करता है वहां आप जाकर इलाज कराएंगे, आयुष्मान कार्ड दिखाएंगे, आपका फ्री में इलाज हो जाएगा। ठीक है। तो दादा आपका नाम क्या है? हमारा कृष्ण पासवान। कृष्ण पासवान। चलिए, शादी में जा रहे हैं क्या? हाँ हाँ। अरे वाह, तभी मुँह छठी हुई है आपकी। चलिए बढ़िया। फल्गुन तो पानी दिख रहा है कुछ। हाँ, फल्गुन में पानी इसलिए नहीं रहता ना, हैं? सीता माँ को श्राप न दिया हुआ है अच्छा। है ना। तो दशरथ जी के से पिंड देने श्री राम जी के से पिंड देने के लिए दशरथ जी के तो चले गए, सामान लावे लगी। सीता महारानी सीता कुंज में से खेल रहे थे। हाँ हाँ। तो दशरथ जी कहीं ना कि हमको पिंड दो, हम जा रहे हैं बैकुंठ है। हैं, करके आपको बेटा गया है सामान लावे लगी, आपको कैसे हम पिंड दे? करके इसमें कोची है कि तो बालू रहती है, करके यही दे दो। करके कैसे हम देते? गौ माता, ब्रह्मण, तुलसी, गंगा, झूठ बोल गया, सीता माँ शराब दे दिया। तो देखते हैं पंडित कितना बड़ा हो जाएगा, हाँ। लेकिन भिक्षा मांगते दिन जाएगा। तुलसी जो है गुहे गंदौरा जलम होता है। गौ जो है मैला खाता है। का शराब के कारण। हाँ, शराब दे दिया। तब वही आए तो कहेंगे आपको पिताजी का पिंड हम दे दिए। कैसे दे दिए? करके देखिए, गौ है, तुलसी है, ब्राह्मण है, गंगा है, आप पूछिए कि सब झूठ बोल गया। तब कहते हैं सीता माँ कि देखिए प्रभु अंतिम में सील कर दी है बालू के पिंड जो है। हाँ, जाकर सीता कुंज में देखिए, तब विश्वास की। दादा, हाँ, नीतीश कुमार का जो काम यहाँ कैसा लग रहा है आपको? नीतीश कुमार जो है सो क्या काम करेगा यहाँ, उस लेके बैठ गया है ना। तो वोट देते हैं आप उसको? ना, हम नहीं देते हैं। फिर भी जीत जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो बात नहीं समझते, सरकार न है। हाँ। सरकार है, वो सब कंप्यूटर में पहले ही सेट कर देता है। वोट पड़ रहा है हुआ तो जा रहा है नीतीश की। तो आप तेजस्वी को सपोर्ट करते हैं? है? तेजस्वी को? हाँ, यह देखिए, हम लोग देखिए जाति पर नहीं मरना चाहिए, समझे बहुत कि नहीं? सही सही बात। विचार पर मरना चाहिए। क्या सही बात। जाति पाति की बात नहीं, खाली वो विचार रखिएगा, सब ठीक रहेगा। अरे ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। ये अभी एक नया जगह है, ये इसे अजपाला निग्रोधा ट्री कहते हैं, तोरोतो ट्री भी कहते हैं, और ये बहुत ही जायंट ट्री है। इसका सरकमफ्रेंस बहुत ही ज़्यादा होगा, लगभग 20 मीटर से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत ही चौड़ा है। और इसके चारों दिशाओं में भगवान बुद्ध की अलग अलग मूर्तियाँ रखी गई हैं। एक डायरेक्शन में उनका फुटप्रिंट रखा हुआ है। और ये जगह बहुत सुंदर है भाई, बहुत ही सुंदर। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध
प्राग बोधि, जो ये वाला रास्ता जाता है, प्राग बोधि से चलकर कुछ टाइम के लिए यहाँ रुके थे। और मान्यता तो ये भी है कि यहाँ पर उन्होंने अपना भिक्षा पात्र बहा दिया था गुस्से कि भाई, वही मैंने बताया था ना आपको कि या तो मैं छोड़ दूँगा, या तो मुझे बुद्धत्व प्राप्त होगा, या तो मैं मर ही जाऊँगा। इस टाइप का उन्होंने प्रण करके भिक्षा पात्र बहा दिया। फिर यहाँ से जाकर बकरौर गए, जो कि वो रास्ता ट्रेल जो है वो सामने दिख रहा है आपको, वो जाता है। और वहाँ पर जो सुजाता माता होती हैं वो उनको खीर देती हैं, और उसके बाद वो महाबोधि में जाकर उनको ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये वो यहाँ प्राग बोधि से चलकर भगवान बुद्ध यहाँ आकर ठहरे हुए थे। ये जो है यही फुटप्रिंट है भगवान बुद्ध का। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो बैनियन ट्री है बहुत ही जायंट है। अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा बरगद का वृक्ष यही मैं देख रहा हूँ। उससे पहले भाई मैंने नहीं देखा इतना बड़ा वृक्ष। और ये मुझे लगता है जिस हिसाब से इसकी तरक्की हुई है, ये इतना बड़ा है, ये डेफिनेटली भगवान बुद्ध के समय का ही हो सकता है, क्योंकि ये 500 साल में इतना ज़्यादा विशालकाय नहीं होगा जिस हिसाब से ये बड़ा है। और मुझे लगता है कई सारी टहनियाँ इसकी काट दी भी गई हैं, जैसे वो टहनी जो है वो कटी हुई है आगे, नहीं तो वो आगे और ज़्यादा बड़ी रही होगी। और इसकी जो शाखाएं हैं आप देखिए नीचे धरती में हैं, और बहुत ही बड़ा है। आप ये देख सकते हैं जब आप इधर से आएंगे सुजाता के गांव से, तो आप यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति दिखेगी। यहाँ पंचशील का झंडा है, तिब्बतन बुद्धिज़्म का भी झंडा है। ये देखिए 2 हीरो जा रहे हैं, और ये भी भूमि स्पर्श मुद्रा में है, ये भी भूमि स्पर्श मुद्रा में है। बाकी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा ह्यूमन इंटरफेरेंस इधर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे उपेक्षित रखा गया और गाय और बछड़े बांधे गए हैं। ये देखिए, खैर कोई बात नहीं, नेचर में है, अच्छी बात है। और भगवान बुद्ध तो खुद ही करुणा के सागर कहे जाते हैं। क्या जानवर, क्या मनुष्य, सब उनके लिए बराबर हैं। और बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही शांत प्रिय जगह है। ये बोर्ड देख रहे हैं आप, ये जब आप प्राग बोधि से आएंगे बोधगया की तरफ तक का है। मतलब सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि इतने बड़े बोर्ड को सही भी नहीं करवाती है। चंदा लेना होगा, पैसा लेना होगा, लोगों से बहुत ज़्यादा लेगी, लेकिन बोर्ड भी नहीं सही करवाना है। यह हाल है सरकार का। ये प्राग बोधि केव है, यही प्राग बोधि केव जहाँ गौतम बुद्ध 6 सालों तक रहे और यही तपस्या की ज्ञान प्राप्त करने के पहले। ये देखिए, ये बौद्ध भिक्षु, और यहाँ गौतम बुद्ध की मूर्ति को ही माँ डोंगेश्वरी बना रखा है चुनरी उड़ाकर। बाकी आप ये कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। एक खड़ी चट्टान है पूरी। ये सुजाता एकेडमी है, जो कि यहाँ बुद्धिस्ट मंक्स द्वारा चलाया जाता है। और केवल ये स्कूल ही नहीं है, उसके उस पार जो है वो प्लेग्राउंड भी है। और ये ठीक इसके सामने प्राग बोधि का पीक है। तो और उधर एक बुद्धिस्ट टेम्पल भी है। सच कहें तो बहुत गरीबी है बिहार में, बहुत ही गरीबी है। आपको एक झलक देखनी हो तो कभी आप बकरौर से प्राग बोधि के लिए आएंगे तो आपको साफ साफ नज़ारा दिख जाएगा कि कैसा हाल है। जो मैंने अपने बचपन में देखा था यूपी में, आजमगढ़ में, अपने गांव में, वो यहाँ पे भी देखने को मिलता है। बहुत ही गरीबी है, हद से ज़्यादा गरीबी है। ना जाने कब से सुधराव होगा, पता
पता नहीं सरकारें कुछ क्यों नहीं करती हैं, जनता कुछ क्यों नहीं खुद करती है। हद से ज़्यादा गरीबी है, बहुत गरीबी है। आइए देखिए, गाना है ना, आइए ना हमारा बिहार में। तो आइए बिहार देखिए, दिखने में तो खूबसूरत है पर अंदर बहुत खतरनाक नज़ारा है, बहुत ही खतरनाक। लोग बिहार को कितना ही अशिक्षित कहे, अनसिविलाइज्ड कहें, लेकिन ये रियल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। मैंने जितनी बार भी लिफ्ट यहाँ मांगी उतनी बार मिली केवल मेरे एक हाथ देने पर। एक बंदा तो मुझे 2 किलोमीटर तक आगे अपने घर से लाकर छोड़ा है। मेरे एक बार कहने पर लोग ने मुझे खाना दिया। और लोग बाहरी जो स्टेट के हैं, अदर स्टेट के हैं, इवन मैं भी बिहार का नहीं हूँ, लेकिन लोग अनसिविलाइज्ड एंड कल्चर्ड कहते हैं। अगर टू बी वेरी इनोसेंट इज़ अनकल्चर्ड, देन बहुत अच्छी चीज़ है अनकल्चर्ड होना। अगर आप मासूम हो, भोले हो, और अगर लोग आपको अनकल्चर्ड कहे, असभ्य कहें, तो मुबारक हैं, आप बहुत अच्छी जगह पर हैं। कहने दीजिए जो लोग कहते हैं। बहुत सही स्टेट है बिहार, बहुत ही बढ़िया स्टेट है। आई डिडंट फाउंड एनी फॉल्ट और पीपल। हाँ, गरीबी है वो ठीक है, लेकिन बहुत ही ठीक है। मैं तो बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप कभी आओगे, यात्रा करोगे ऐसे पैदल, फिर पता चलेगा क्यों मैं कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। जहाँ भी हूँ मैं वहाँ कई किलोमीटर तक ना आदमी है, ना आदमी की कोई जात। और मैं वहाँ से आ रहा हूँ, वो दिख नहीं रहा होगा वैसे आपको, ये ट्रेल ऐसे ऐसे करके गई उधर से। और अभी मुझे 1 किलोमीटर चलना है ऐसे ही ट्रेल पे, पगडंडी पे, जो कि खेतों के बीच में बनी हुई है। मुसाफिर हूँ मैं यारूं, ना घर है ना ठिकाना, मगर चलते मगर चलते। पिछले 20 मिनट से मैं इस रोड पे चल रहा हूँ, एक बंदा नहीं दिखा, ना आदमी की जात। और लगभग इस सिवा जब से मैं चल रहा हूँ एक इंसान ने दिखा, वो उस वाले पहाड़ी से मैं चलता आ रहा हूँ, लगभग आधे घंटे हो गए मेरे को, एक इंसान ने दिखा। और लगभग आधे घंटे और चलना है मेरे को। खैर छोड़ो ये बात। मेन बात ये है कि यूनिवर्सल ट्रुथ है कि बिहार में गरीबी है, बिहार में पिछड़ापन है। बट रियलिटी ये है कि बिहार एक कल्चर्ड स्टेट है, सही बताऊँ तो, जो अपनी धर्म, रीति रिवाजों को लेकर बहुत ही बंधा हुआ है। और शायद यही चीज़ें हैं जो बिहार को पिछड़ने में सहायक बनाती हैं। मे बी कैन बी रीज़न, आई कैन बी रॉन्ग सो, बट यही रियलिटी है कि कल्चर्ड है, हेल्पफुल है, बहुत ही lenient स्टेट है। हाँ, बाहर जाकर वो अपने को शो ऑफ करते हैं कि हम बदतमीज़ हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। अब जैसे वो अपने स्टेट में रहते हैं, अगर वैसे वो बाहर जाकर शो ऑफ करें तो शायद उनको सब बेवकूफ़ समझें और पागल बनाएं। तो शायद वो जानबूझकर ऐसा करते हों, पर जो भी हो, बहुत सही स्टेट है और हिस्टोरिकली
एथनिकली बहुत ही बढ़िया है। गरीबी तो इस कदर है कि लोग मुंबई की जैसे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, वैसे यहाँ गाँवों में रहते हैं। ज़्यादातर जो शेड्यूल कास्ट हैं की बिरादरी हैं वो ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं। उनके पास तो मैं कहूँ तो मिनिमम रिसोर्सेज भी नहीं है, खेत तो ना के बराबर है। वो खुद ही का बोल लेते हैं कि हमारे पास खेती नहीं है। बट एवरीबडी इज़ वेरी बहुत बहुत बढ़िया है। जैसे मैं पिछली बार जहाँ खाना खाया हूँ मांग कर, तो लेडी तुरंत बोलती है कि बिहार में खाने को नहीं है और आप खाना मांग रहे हैं। तो समझ जाओगे क्या हाल है। और एक अंकल मेरे वो नेवी में काम करते हैं, सुजाता स्तूप के पास मिले थे। वो बताते हैं कि यहाँ के लोग काम भी नहीं करना चाहते हैं, ये भी बात है। नहीं तो वो लोग पता नहीं क्या क्या उगा सकते हैं। और मैं खेतों से होते हुए गया आ रहा हूँ और ये बात भी दिख रही, क्योंकि मिट्टी तो बहुत उपजाऊ है भाई। मिट्टी मैं कहूँगा यूपी से लाख गुना बेहतर है और कम खाद वाली मिट्टी है। मीन्स कम खाद वाली है, ज़्यादा यूरिया नहीं पड़ा, ज़्यादा केमिकलाइज्ड मैन्योर नहीं है। तो इसलिए ये जो है ज़िंदा भूमि है, मरी हुई भूमि नहीं है। इतनी धूप में हमारे यहाँ की जो मिट्टी खेतों की तो चटकने लगती है, सफ़ेद हो जाती है। यहाँ ऐसा नहीं है, बहुत सही मिट्टी है। उगाना चाहे तो बहुत कुछ उगा सकते हैं, लेकिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए उनके पास 300 मजदूरी भी बहुत ज़्यादा है। देखते हैं आगे क्या होता है। चुनाव होने वाले हैं वैसे यहाँ के लोग, तो इस टाइम बड़े धर्मात्मा बन रहे हैं, वोटर भी। देखिए क्या होता है। देखिए ये नल भी डोनेटेड है, ये पुंडरीका चैरिटी के द्वारा। ये मतलब बिहार में मैं देख रहा हूँ लगभग कई गाँवों में जो है कई सारे नल बुद्धिस्ट मंक्स द्वारा या फिर उनकी चैरिटी द्वारा दिया गया है दान में। सामने भी कोई छाँव में रहने के लिए शायद वो भी डोनेटेड है। ये है तो लोग नहीं, वो तो नहीं है। फिर भी एक गांव है सैदपुर बिहार, एंड यू कैन लिसन द सॉन्ग। You can see this house. ये जितने भी मैंने अभी गरीब इलाके देखे हैं, जैसे कि जो दलितों की, जैसे इस टाइप के और इस टाइप की, ये मैंने प्राग बोध वाले रास्ते पर भी देखा था और इस वाले रास्ते पर भी मैंने देखा है कि कन्वर्जन जो है वो हो रहा है और बड़े भयंकर तरीके से हो रहा है। मैंने प्राग बोध वाले रास्ते में देखा था, एक घर पर क्रॉस का निशान बना हुआ था, शायद वो चर्च बन रहा था। और अभी मैंने घर की दीवार पर लिखा हुआ देखा, यीशु की लहू की जय। तो ये साफ़ है कि कन्वर्जन तो हो रहा है भाई, और बड़े भयंकर रेट पर हो रहा है और लालच देकर किया जा रहा है। फिर वैसे भी कन्वर्जन हो रहा है, कट्टरता ना दिखाए इस चीज़ को, लेकिन सच्चाई ये है कि दलितों में और जो निचली कास्ट में है, जैसे जो ऐसे घर वाले जो रहते हों, अब उम्मीद कर सकते हैं उनके पास खाने को होगा, नहीं होगा। जब खाने को नहीं होगा तो कोई भी 2 बोरी फल देकर ठग लेगा। यार देखो, गरीब पेट की भूख जानता है, फ़र्क नहीं पड़ता, धर्म धंधा बाद में, पहले पेट आता है। तो इस बात को समझो और पहले उन्हें अपनाओ, दलितों को पहले अपनाओ, तभी जा करो कन्वर्जन रुकेगा। अदरवाइज़ मार पीट कर आप रोक नहीं पाएंगे, जेल उठा जाएंगे। और शायद मुझे यहाँ तक नल लगा हुआ है, वो भी नहीं, जो नल लगा हुआ है ये बुद्धिस्टों के द्वारा लगा हुआ है। उधर लिखा हुआ है बुद्धा करके, शायद कोई तिब्बत के या फिर म्यांमार के। लेकिन जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन हो रहे हैं वो होते रहेंगे, अगर दलितों को रिकॉग्निशन नहीं मिला, इज्जत नहीं मिली हायर कास्ट से। तो जो भी देख रहे हैं पहले उनको अपनाओ
उनको बचाओ, नहीं तो फिर वो ऐसे ही छोड़ते जाएंगे। फिर अपना समझते रहिए।